हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। मृत्युंजय का कमरा। महक कुछ दिन मेहमानों के बीच में रहने के बाद कमरे में आ गई थी, क्योंकि निर्जला और रचना ने उसे कमरे में भेज दिया था। उसका खाना भी सर्वेंट ने कमरे में ही भिजवा दिया था। फलक महक के साथ बैठे अपने फ़ोन में रील देखते हुए, महक मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी थी। महक रोटी खाते हुए फलक की तरफ देखकर बोली, क्या? फलक अपना ध्यान फ़ोन से हटाकर महक की तरफ देखते हुए बोले, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तेरी देवरानी अदिति और मेरा चेहरा मिलता जुलता है? फलक की बात पर महक उसकी तरफ देखने लगती और कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद कहती है, फलक सोच, अगर अदिति तेरी बहन हुई तो? फलक महक की बात पर खुश होते हुए बोले, ये तो काफ़ी एक्साइटमेंट वाली चीज़ हो गई, लेकिन वो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी लगती है और जब मैं पैदा हुई तभी मेरी मॉम ख़त्म हो गई थी। तो तू कहना चाहती है कि मेरे बाप का कहीं और चक्कर चल रहा था? फलक ने महक को घूरते हुए कहा। फलक की बात पर महक जल्दी से बोली, अरे नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि चाचा जी को किसी के प्यार की ज़रूरत और किसी से उन्हें मिला हो। फलक महक को बुरी तरीके से घूरते हुए, महक तू मेरे बाप को चरित्रहीन साबित करना चाहती है? जिसकी खुद की कोई चरित्र ना हो उसे चरित्रहीन साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यारी शाली साहिबा, मृत्युंजय ने अंदर आते हुए कहा। महक मृत्युंजय की बात सुनकर फलक उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप कहना क्या चाहते हो जीजा जी? महक मृत्युंजय के एक्सप्रेशन को देखते हुए जल्दी से फलक से बोली, ये तो कुछ भी कहते रहते हैं, अदिति तुम्हारी बहन है। मृत्युंजय ने महक की बात को इग्नोर कर फलक से कहा। वहीं मृत्युंजय की सीधी बात को सुनकर फलक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और महक मृत्युंजय को घूरने लगती है। फलक हैरान नज़रों से मृत्युंजय की तरफ देखने के बाद महक से बोली, तेरा पति पागल हो गया है क्या? मृत्युंजय फलक की बात पर अपने दांत पीसते हुए बोला, पागल होगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मेरा दिमाग अपनी जगह पर है। जिस पर फलक सोफे से खड़े होकर मृत्युंजय के सामने आकर बोली, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि अदिति मेरी बहन है? मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाकर अपने सो कॉल्ड फादर से पूछो। मैं पापा से क्यों पूछूं? मेरी मॉम को गुजरे 23 साल होने वाले हैं और मेरी बहन 20 साल की है। इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि मेरे पापा का किसी और के साथ नाजायज़ संबंध है। फलक ने मृत्युंजय की बात पर कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय बोला, हाँ तुम्हारे पापा का नाजायज़ संबंध है, मेरा मतलब था क्योंकि जिसके साथ था वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फलक कन्फ्यूजन में मृत्युंजय को देखते हुए बोले, आप कहना क्या चाहते हो? सीधा सीधा कह सकते हो क्या? रुद्र अंदर आते हुए फलक से बोला, फलक चलो यहाँ से। फलक रुद्र को देखकर मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोले, उनके सिर पर रॉड से मारो, इनका दिमाग सही जगह पर आ जाएगा। कुछ भी बकवास करे जा रहे हैं। रुद्र फलक के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, वो सही कह रहे हैं, तुम्हारे पिता के नाजायज़ संबंध है। फलक रुद्र से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, रुद्रा तुम कुछ भी बकवास करना बंद करो। माना कि पापा और अदिति की मॉम कॉलेज टाइम पर अच्छी दोस्त थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी मॉम को चीट करेंगे। रुद्रा फलक की बात पर बोला, चीट तुम्हारी मॉम को नहीं किया गया, अदिति की मॉम को किया गया है। शादीशुदा होने के बावजूद उन्हें प्यार के झांसे में उन्हें फंसाया और उनके साथ नाजायज़ संबंध बनाए, और अदिति के बारे में पता चलने पर उन्होंने अदिति के मॉम को रास्ते में लाकर छोड़ दिया। सब चीज़ों को सुनकर फलक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमाग ब्लैंक हो गया हो। फलक रुद्रा के बात का बिना कोई जवाब दे वहाँ से जाने लगती है, जिस पर रुद्रा उसे पकड़ते हुए कहता है, फलक। फलक हाथ घुमाकर रुद्र के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन फिर भी रुद्र फलक के हाथ को नहीं छोड़ता। फलक रोते हुए रुद्र के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए बोले, छोड़ो मुझे। रुद्र कसकर फलक को अपने सीने से लगाते हुए बोला, फलक शांत हो जाओ। फलक रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोले, तुम झूठे हो, फरेबी कहीं के। तुमसे कहा था ना कि पापा के बारे में सब कुछ पता लगाओ, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया। तुम बहुत बड़े झूठे हो। ये कहते हुए फलक रुद्र को मारने लगती है। रुद्रा फलक को कसकर पकड़े मृत्युंजय को घूरते हुए बोला, कहा था ना कुछ भी मत बताना, बाद में खुद बता दूंगा, लेकिन तुम्हारे पेट में कुछ नहीं पचता। मृत्युंजय रुद्र की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, दरअसल मुझे ज़्यादा मुँह चलाने वाले लोग नहीं पसंद, और जिस तरीके से अपने पिताजी का बखान कर रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फलक सिर घुमाकर मृत्युंजय की तरफ देख गुस्से से बोले, आप बहुत बुरे हो। मृत्युंजय फलक के पास आकर उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, फलक बीता हुआ कल एक न एक दिन हमारे सामने आ जाता है, चाहे उसे कितनी भी सफाई से तुम छुपाने की कोशिश करो।
फलक सुबकते हुए मृत्युंजय की बात पर बोले, मुझे अदिति से बात करनी है। मृत्युंजय फलक की बात सुनकर बोला, अदिति को इन सब चीज़ों में मत लाओ, क्योंकि अब वो शोभित के साथ खुश है। फलक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर रुद्र की तरफ देखकर बोले, मुझे मेरे बाप से मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। रुद्र फलक के बात पर बोला, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, गुस्सा मत करना। इतना कहकर रुद्र फलक को छोड़ देता है और कहता है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया हो, तुम्हें सब चीज़ों को इग्नोर करके मेरे साथ रहना चाहिए। मृत्युंजय रुद्र की बात पर बोला, अरे मेरे पास इकलौती शाली है, तुम बिना शादी के उसके साथ कैसे रह सकते हो। जिस पर रुद्र तिरछी मुस्कान के साथ मृत्युंजय से बोला, हम दोनों पूरे 1 महीने मनाली में रहकर आए हैं, हनीमून के तौर पर। रुद्रा की बात सुनकर मृत्युंजय का चेहरा डार्क हो जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। रुद्रा मृत्युंजय की बात पर महक की तरफ देखते हुए बोला, जाने मन अब तुम ही बताओ, क्या मैं हम दोनों के बीच में मनाली में क्या हुआ, सब चीज़ें तुम्हारे पति को बताओ। ये सुनकर महक रुद्र को घूरते हुए बोली, पहले तो तुम मुझे जाने मन कहना बंद करो और तुम्हारे फलक के बीच कुछ नहीं हुआ है। रुद्र महक के जवाब पर फलक की तरफ देखते हुए बोला, फलक चलो हम शादी कर लेते हैं। फलक अपना सिर हिलाते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो, अब मुझे मेरे बाप के साथ नहीं रहना। महक फलक की तरफ देखते हुए बोली, फलक वो तुम्हारे पापा हैं, तुम इस तरीके से उनके बारे में कैसे कह सकती हो। तुम तो अपना मुंह बंद करके ही रखो, तुमसे यहाँ पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। फलक ने महक को घूरते हुए कहा, जिस पर महक अपने दांत पीसते हुए बोले, मुझसे तमीज़ से बात किया करो, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं। फलक महक की बात पर बोली, मैं तुमसे तमीज़ से बात कर रही हूँ, मैं रुद्र से शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें शादी करने से मना नहीं कर रही, लेकिन चाचा जी से पूछना भी तो ज़रूरी है ना, या तुम बिन उन्हें बताए शादी कर लोगे। महक ने फलक से पूछा, जिस पर फलक ने कहा, हो मैं बिना उन्हें बताए शादी कर लूँगी, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। फलक के जवाब पर महक उसे हैरानी से देखने के बाद मृत्युंजय से बोली, आप कुछ कहोगे। मैं क्या कहूँ इसमें, मृत्युंजय ने कंधे ऊपर करते हुए कहा। ये देखकर महक अपने दांत पीस कर बोली, आप तो और इन्हें मुंह दे रहे हो। मृत्युंजय कुछ कहता उससे पहले ही फलक महक से बोली, जब तुमने अपने पति से शादी की थी तब किससे पूछा था। फलक के सवाल पर मृत्युंजय शरारत भरी नज़रों से महक की तरफ देखते हुए बोला, हाँ। महक फलक के सवाल का जवाब दो, मुझसे शादी करते वक्त तुमने किससे पूछा था। महक मृत्युंजय की बात पर बोली, मैंने किसी से नहीं पूछा था, क्योंकि मेरा पति एक रावण है जिसने ज़बरदस्ती मेरा हरण कर लिया। महक की बात सुनकर रुद्र हंसने लगता है और रुद्र को हंसता हुआ देखकर मृत्युंजय गुस्से से कहता है, ज़्यादा दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरी नज़र में और भी लड़के हैं फलक के लिए। रुद्रा मृत्युंजय की बात पर बोला, तुम्हारी नज़र में लड़के होने से कुछ नहीं होता, फलक को भी कोई लड़का पसंद आना चाहिए। मृत्युंजय रुद्र को इग्नोर करते हुए महक की तरफ देख कर बोला, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रावण कहने की। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, मुझे आपके साथ झगड़ा करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझसे झगड़ा करना बंद कीजिए। मृत्युंजय रुद्रा और फलक की तरफ देख कर बोला, मुझे अपनी बीवी से बात करनी है। यह सुनकर रुद्र फलक के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो हम चलते हैं यहाँ से। फलक अपना सिर हिलाती है और रुद्र के साथ मृत्युंजय के कमरे से बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद मृत्युंजय कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके महक की तरफ देखते हुए बोला, क्या कर रही थी तुम। महक रोटी खाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोली, मैंने क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मृत्युंजय महक के पास आकर उसे देखते हुए बोला, महक तुम अपना ख्याल रखना, मैं मिंकू से मिलकर आता हूँ। जिसे सुनकर महक जल्दी से बोली, मुझे भी जाना है मिंकू से मिलने। मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, तुम्हें यहाँ रहकर आराम करना चाहिए, सुबह ही अस्पताल से वापस आई हूँ, मैं मिंकू से मिलकर आ जाऊँगा। महक मृत्युंजय की सीधी बात पर अपना सिर हिलाकर बोले, ठीक है, लेकिन आप मुझे वीडियो कॉल करेंगे। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है और महक के माथे को चूमकर कमरे से बाहर चला जाता है। इधर राजीव अमृत की बात को वैशाली सुन चुकी थी, क्योंकि वो लोग कशिश के गिरफ्तार हो जाने वाली बात को डिस्कस कर रहे थे। तभी अमृत वैशाली को देखकर बोला, वैशाली हमको अपने भाई को लेने पुलिस स्टेशन जाना है। वैशाली ने अमृत के बात को पूरी होने से पहले कहा। अमृत वैशाली की जिद को देखते हुए बोला, वैशाली जिद ऐसा किया करो जिसे मैं पूरा करूं। तुम इस हालत में, हम कोई मरीज नहीं है जो तुम हमको इस हालत में कह रहे हो। हमने कहा हमको पुलिस स्टेशन जाना है तो जाना है, वैशाली ने गुस्से में कहा। तभी वहाँ पर मृत्युंजय आकर अमृत से बोला, चले। वैशाली मृत्युंजय को देखकर जल्दी से बोली, हमको भी जाना है आपके साथ, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे।
मृत्युंजय ने वैशाली से पूछा, जिसके जवाब में वैशाली जिद करते हुए बोली, हमने कहा ना हमको जाना है अपने भाई को लेने। मृत्युंजय वैशाली को इग्नोर करके अमृत की तरफ देखकर बोला, अमृत अपनी बीवी को समझाओ, हमको किसी की बात नहीं सुननी है, हम जाएंगे, अगर आप लेकर नहीं जाओगे तो हम अकेले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे। वैशाली ने जिद में कहा। वैशाली की जिद को देखकर मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है चलो, लेकिन पहले कपड़े तो चेंज करो, हम इसी कपड़े में जाएंगे। वैशाली ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा। वैशाली की बात सुनकर सभी लोग एक गहरी सांस लेते हैं और वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। शिवांश के मम्मी पापा अपने काम के लिए निकल चुके थे, जिस कारण शिवांश वहीं सारंग विला में रुका हुआ था। पुलिस स्टेशन में 2 गाड़ियां आकर रुकती है, जिसमें से मृत्युंजय, डेविड, वैशाली, अमृत, राजीव बाहर आते हैं। राजीव और अमृत अपने एडवोकेट के गेटअप में थे। वैशाली अंदर आने के बाद मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, कशिश भाई कहाँ हैं? मृत्युंजय वैशाली की बात सुनकर इरिटेट होकर, अरे यार मैं कोई पुलिस नहीं हूँ, चलकर इंस्पेक्टर से पूछते हैं। वैशाली मृत्युंजय के जवाब पर उसे घूरते हुए जाकर कांस्टेबल के पास बोली, कशिश मित्तल कहाँ हैं? कांस्टेबल वैशाली के सवाल पर उसे देखते हुए बोले, अच्छा वही जिसे अभी गिरफ्तार करके लाया गया है, उसकी पूछताछ चल रही है। कांस्टेबल की बात सुनकर मृत्युंजय बोला, पूछताछ कौन कर रहा है? इंस्पेक्टर पांडे? नहीं, हमारा नया एसपी आया है, वही इस केस को देख रहे हैं और वही पूछताछ कर रहे हैं, कांस्टेबल ने जवाब दिया। वैशाली कांस्टेबल की बात सुनकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, हमको अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मृत्युंजय वैशाली की बात पर बोला, इसलिए कह रहा था मत आओ यहाँ पर। वैशाली मृत्युंजय को इग्नोर कर कांस्टेबल से बोले, कहाँ पर हो रही है पूछताछ? कांस्टेबल एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, उस कमरे में, लेकिन वहाँ जाना माना है। लेकिन वैशाली बीच में उसकी बात को इग्नोर करके उस कमरे की तरफ चले जाते हैं और मृत्युंजय भी उसके पीछे आ जाता है। इधर अमृत, राजीव और डेविड इंस्पेक्टर पांडे से बात कर रहे थे। राजीव पेपर्स इंस्पेक्टर पांडे के सामने रखते हुए बोला, पांडे जी अब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने शक के दायरे में उठाया था और हम लोगों ने निहारिका दत्त के मेडिकल रिपोर्ट से पता लगाया है कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उसके कार का एक्सीडेंट हुआ है और वो मर गए। इंस्पेक्टर पांडे राजीव की बात पर बोले, हमारे एसपी साहब से बात कीजिए, हमने केस की उनको हैंड ओवर कर दिया है। इंस्पेक्टर पांडे की बात सुनकर डेविड उन्हें देखते हुए बोले, ये कैसी बात हुई और कहाँ है आपका एसपी? इंस्पेक्टर पांडे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले, आप जाकर बैठो तो सही, हम बुला कर ला रहे हैं एसपी को, आपके दोस्त की जरा पूछताछ कर रहे हैं अपने तरीके से। इंस्पेक्टर पांडे की बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर वैशाली जब उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है तो देखती है कशिश के माथे से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे। कशिश की हालत देखकर मृत्युंजय गुस्से से बोला, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? इंस्पेक्टर, शक के दायरे में उठाने पर किसी को इस तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाता। एसपी निमृत राय कपूर मुड़कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, जुबान नहीं खोलने पर हम इसी तरीके से जुबान खुलवाते हैं। तभी एक झन्नाटेदार थप्पड़ निमृत के गाल पर पड़ती है। निमृत गुस्से में वैशाली की तरफ देखता है तो वैशाली एक और तमाचा उसके गाल पर जड़ देता है और उसके कॉलर को पकड़कर कहती है, साला तुम किसके साथ का करते हो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे साथ जुड़े लोगों को अगर तुमने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना तो हम भूल जाएंगे कि तुम का चीज़ हो। छोड़ो हमारे भाई को। निमृत गुस्से में वैशाली को घूरते हुए बोला, वैशाली तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो, तुम ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती। वैशाली निमृत के कॉलर को झटक कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मोबाइल ऑन करो और ज़रा वीडियो बनाओ एसपी साहब का, फिर देखते हैं हम जेल के अंदर जाएंगे या एसपी साहब हमेशा के लिए अपनी वर्दी खोएंगे। मृत्युंजय वैशाली को शांत करते हुए बोला, वैशाली शांत हो जाओ, बात कर रहा है ना हम लोग। वैशाली मृत्युंजय के बात पर गुस्से से बोले, हमको बात नहीं चाहिए, हमारे भाई के माथे से खून बह रहा है, हमको इंसाफ चाहिए, बुलाओ डीएसपी को। कशिश वैशाली के हाथ को पकड़ते हुए बोला, वैशाली चुप हो जाओ। वैशाली कशिश की बात पर गुस्से से बोली, हमको बेवजह के तमाशे बिल्कुल नहीं पसंद। फिर निमृत को घूरते हुए बोली, अगर तुमको हमने नाक रगड़ कर माफ़ी मांगने पर मजबूर न कर दिया तो हमारा नाम वैशाली अमृत सारंग ने। निमृत वैशाली की बात पर बोला, मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला समझी, बल्कि तुम्हें अंदर इलवाऊंगा कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया।
कशिश निमृत की बात पर बोला, एसपी मुझे मारा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बहन को बीच में लाने की कोशिश मत करो। कशिश की बात सुनकर निमृत वैशाली को घूरते, तुमसे तो हिसाब बराबर के करके रहूंगा मैं। वैशाली निमृत के सामने, शायद तुमको पता नहीं था कि कशिश मित्तल हमारा भाई है, अब पता चल गया ना, तो दूर रहना उससे। निमृत वैशाली की बात पर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दूर तो तुमसे भी रहा नहीं जाता, तुम्हारा भाई तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।